हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये यूपी ट्रिपल सी जो पेट है उसमें जो हिस्ट्री है उसका ये पहला टॉपिक है। जो सिलेबस में आपके हिस्ट्री दी गई है उस हिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक को हम पूरा इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और जितने क्वेश्चन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वैदिक सभ्यता। ऐसे करके हम अपनी हिस्ट्री की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो अन्य नाम हैं उन नामों को हम लोग देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से हम इसी को जानते हैं। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या आप हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, बात एक ही पड़ती है। एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी घाटी यानी कि सिंधु सरस्वती नदी घाटी, सरस्वती नदी घाटी, ये इसके नाम से भी जानते हैं नदी घाटी सभ्यता। अब बात यहाँ पर ये आएगी कि सर ये सरस्वती शब्द क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी थी, इसीलिए कुछ जो आपके पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी लोग थे वो बोले कि नहीं, इसका हम नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो इस चीज़ को अभी मैं आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम और आता है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो नाम क्या है? प्रथम नगरीकरण सभ्यता। प्रथम नगरीकरण सभ्यता इस नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे कि कांस्य युगीन सभ्यता हम किस किस लिए जानते हैं? तो सबसे पहले कांस्य का प्रयोग जो हुआ था सबसे पहले वो इस सभ्यता में हमें देखने को मिला था। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार मतलब 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया कि कांसा जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो कांसा होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो मेरे दोस्त, जो कांसा होता है वो टिन और तांबा से मिलकर बना होता है। अब कई लोग इसको भूल जाते हैं कि हम कैसे याद रखेंगे टिन और तांबा से मिलकर कांसा बना होता है। तो इसके लिए एक चीज़ आप याद रखोगे, ये होता है काटता। बस इतना याद रखोगे, काटता। भाई का से हमारा बन जाएगा कांसा, फिर टा से टिन और ता से तांबा, यानी जो कांसा होता है वो टिन और तांबा से मिलकर बना होता है। बस काटता आपको याद रखना है। तो ये हो गई इसकी कांस्य युगीन सभ्यता। प्रथम नगरीकरण युग सभ्यता के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो पूर्णतया नगर नियोजन थे इसमें, यानी यहाँ पर सारे प्रकार के नगर थे, एक अच्छे लेवल के नगर थे। तो इसलिए हम इसको प्रथम नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि इसकी जानकारी किसने दी है। इसकी जानकारी किसने दी है तो उस विषय में आपको याद रखना है। जो इसकी जानकारी दी है वो जानकारी किसने दी है? अलेक्जेंडर ने। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी है? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ने। और इन्हीं अलेक्जेंडर के समय में यानी कि इन जो ये पुरातत्व विभाग के क्या थे? अधिकारी थे। ये आपके एएसआई थे। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये यहाँ के पहले पुरातत्व वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। और ये जो था 1904 में जो आपके यहाँ क्या थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही किसकी स्थापना की गई? तो एएसआई की स्थापना की गई। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय काल में की गई है तो आपको याद रखना है
पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। कब? 1904 में। और पहले पुरातत्व कौन थे, ASI कौन थे? तो अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने बताया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है। और 1904, क्योंकि भैया 1905 में भी लॉर्ड कर्जन थे, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता होगा, है ना। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन थे तो 1904 में लॉर्ड कर्जन से, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कि कैसे कैसे इसके और कितने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और जब और आगे बढ़ेंगे तो हम इसकी देखेंगे इसमें कि यह कहाँ तक फैली हुई थी और इसके कौन कौन से 4 बिंदु हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो जरा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे कैसे। आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, जम्मू कश्मीर होता है। तो ऊपर आपका था J&K, यहाँ था आपका महाराष्ट्र, इधर था आपका महाराष्ट्र, और इधर था आपका यूपी, यहाँ था आपका यूपी, और यहाँ पर इधर क्या था, पाकिस्तान था। ये था यहाँ पर पाकिस्तान। तो आपको देखना ये है कि जो यूपी था, यूपी में कहाँ पर, तो यूपी के मेरठ ज़िले में, यूपी के मेरठ ज़िले में एक स्थान पड़ती है जिसको बोलते हैं हम आलमगीरपुर। जिसको क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर हो गया, ठीक बात ना। जम्मू कश्मीर में एक आपका पड़ता है अखनूर नगर, और अखनूर नगर में कौन सा जिला में पड़ता है, मांदा। मांदा ये अखनूर ज़िले में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में पड़ता है एक स्थान दैमाबाद, ये दैमाबाद हो गया, ठीक बात ना। फिर यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान में सूतकांगडोर। यहाँ क्या पड़ता है मेरे दोस्त, सूतकांगडोर, ये सूतकांगडोर। तो आप देखोगे अगर आप बीच पॉइंट में खड़े हो तो ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। यानी अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का मांदा। जम्मू कश्मीर का मांदा सबसे उत्तरी पॉइंट है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये चिनाब नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। जो उत्तर में आ जाता है, ये पूरब में आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये आलमगीरपुर, ये किस नदी के किनारे है, ये तो हिंडन नदी के किनारे भैया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पूर्वी बिंदु किस नदी के किनारे स्थित था। तो आपको याद रखना है हिंडन नदी के किनारे, जो कि है कहाँ भैया, मेरठ का आलमगीरपुर, ठीक है ना, आलमगीरपुर। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं महाराष्ट्र का दैमाबाद। तो महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है ये किस नदी के किनारे था, तो ये था आपका गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर आ जाते हैं हम सूतकांगडोर, जो कि है पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है, तो ये है दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, आपको याद रखना है। पूर्वी पूछा जाएगा तो हिंडन नदी के किनारे यूपी का आलमगीरपुर। अगर उत्तरी पूछा जाएगा मांदा जम्मू कश्मीर का चिनाब नदी के किनारे। अगर दक्षिणी पूछा जाएगा तो दैमाबाद महाराष्ट्र का गोदावरी नदी के किनारे। पश्चिमी पूछा जाएगा तो पाकिस्तान में सूतकांगडोर है एक जगह, जो कि दास्क नदी के नीचे, दास्क नदी के पास होता है, ठीक है ना। अब एक बात ज़रा समझो, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक आप मिलाते हो और इधर से लेकर इधर तक आप मिलाते हो तो आपको याद रखना है, अगर मैं उत्तर से दक्षिण की बात करता हूँ, उत्तर से दक्षिण की बात, यानी अगर मैं कह दूँ कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, तो वो थी 1400 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक टोटल इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर। और अगर मैं पूछूं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम तक टोटल कितना था, तो वो था 1600 किलोमीटर। और यह एक ऐसी सभ्यता थी, तो दुनिया की सबसे विशाल सभ्यता थी। मतलब मेसोपोटामिया, चीन की जो सभ्यता होती है ना, इन सारी सभ्यताओं से
ये बड़ी सभ्यता थी। तो टोटल मिला के अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने में दूरी में फैली थी, तो अगर एग्जैक्ट आपको याद रखना तो याद रख सकते हो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना। लेकिन कभी कभी ये ना देकर आपको दे देगा 13 लाख, तो 13 लाख आप मान सकते हो, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और ये इतनी बड़ी सभ्यता थी कि भारत को हम इसमें 2 बार सेट कर सकते थे। भारत आपको पता है अपना देश, भारत है ना, प्यारा सा देश, इसको हम 2 बार इसमें सेट कर सकते थे, इतनी बड़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। इतनी बात क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी पश्चिमी बिंदु या नदियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि इसमें और क्या ज़रूरी है, उस बात को हम समझते हैं। ज़रा देखो, अब यहाँ से मेरे दोस्त इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी है। क्वेश्चन आया था एक बार, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि आज़ादी के समय तक सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल कितने स्थान खोजे जा चुके हैं आज़ादी के समय तक। और आज़ादी हमें कब मिली है? 1947 में। तो 1947 तक सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 40 स्थान खोजे जा चुके थे, 40 स्थान। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान समय में कितने स्थान हैं, तो 1500 प्लस स्थान है वर्तमान समय में, 1500 से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर 1947 तक पूछा जाएगा तो मात्र 40 स्थान ऐसे थे जो कि खोजे गए थे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहला कौन सा स्थान खोजा गया। तो इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थान था, सबसे पहला स्थान, उसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा बोलते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा। और ये कब खोजा गया? ये कई बार पूछा गया। तो ये 1921 में खोजा गया। किसके द्वारा? तो एक आपके थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। और एक और इसके बाद खोजा गया, कौन सा? मोहनजोदारो। ठीक है ना, ये आप मूवी भी देखी होगी, मोहनजोदारो। ये कब खोजा गया? तो इसके जस्ट 1 साल बाद खोजा गया, यानी 1922 में। और किसके द्वारा खोजा गया? राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है लगभग पेपर में कि मोहनजोदारो की खोज कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। सबसे पहला पूछा जाएगा कौन सा स्थान था? तो हड़प्पा था। 1921 में इसकी खोज हुई किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है ना, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हो गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अब और थोड़ा सा आगे आपको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है उसको भी हम देखते हैं। देखो ज़रा, अब यहाँ की हम विशेषताएं देखेंगे कि किस किस प्रकार की विशेषताएं थी। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर विशेषता। अब जब मैं विशेषता पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता क्या आती है? सबसे पहली विशेषता कि जो यहाँ के घर थे ना, घर वो पक्की ईंट के बने थे। जितने भी यहाँ के घर थे वो पक्की ईंट के बने थे। और पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ईंट थी उस ईंट की माप क्या थी? तो इस ईंट की माप आपको जरूर याद रखना है 1:2:4। ये सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट की माप थी 1:2:4। एक तो ये सभ्यता हो गई। दूसरी सभ्यता यहाँ पर क्या थी? तो प्रत्येक घर में आंगन था, यानी कि जितने भी यहाँ के घर थे उन सारे घरों में आपको आंगन देखने को मिल रहा है। और आंगन के साथ साथ आंगन के आसपास 4-5 कमरे भी मिल रहे हैं। यानी इसके आसपास की बात करें तो 4 या 5 कमरे, जैसे आजकल नहीं घर बनते हैं, पहले आंगन बनाएंगे, आंगन के आस पड़ोस 4-5 कमरे बन जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिली हैं। तीसरी यहाँ की जो विशेषता यह थी कि घर 2 मंजिला थे। अब आप कहोगे सर कैसे हम मान लें कि घर 2 मंजिला थे? हमने कहा मत मानो भाई,
जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा हम नहीं मान सकते। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि घर हमें 2 मंजिला मिले हैं? क्योंकि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? सीढ़ी प्राप्त हुई है, हमें यहाँ से सीढ़ी प्राप्त हुई, इसलिए हमने कहा कि जो घर थे वो 2 मंजिला घर थे। ठीक है ना। अगली सभ्यता, अगर आपको अगली विशेषता याद रखना है तो वो विशेषता क्या है? यहाँ पर जल निकास की बहुत उच्चतम व्यवस्था थी, यानी जल निकालने की एक बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था थी। और ऐसे नहीं व्यवस्था थी, जल निकास की व्यवस्था कैसे थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो जल निकास की व्यवस्था थी वो नालियाँ कैसी थी? पक्की नालियाँ थी, पक्की नालियाँ। और जो प्रत्येक नाली है ना, ये सारी मतलब गली में छोटी छोटी नालियाँ जैसे होती नहीं वैसे नालियाँ यहाँ थी। और ये सारी नालियाँ एक मेन, जो आपकी एक मेन नाली होती है उस नाली से मिली हुई थी, मेन नाली में। और ये जो मेन नाली है इस नाली में क्या लगे हुए होते थे? ऊपर से जो ढक्कन रखे जाते हैं ना, तो पत्थर से ढकी हुई थी। ये नालियाँ सारी किससे ढकी हुई थी? तो पत्थर से ढकी हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जल, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो आपको ये सब याद रखने हैं। अगली अगर मैं विशेषता की बात करूँ, नेक्स्ट विशेषता क्या है, तो इतना तो पता चल गया। ठीक है ना। और एक बात, यहाँ के जो घर थे ये ग्रिड सिस्टम से बने हुए थे। अब आप कहोगे सर ये ग्रिड सिस्टम क्या है? तो ग्रिड सिस्टम ज़रा समझ लेते हैं। ग्रिड सिस्टम में ये चीज़ थी कि जो सड़कें थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो 90 अंश पर काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ जो था ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतनी सारी विशेषता हैं, और भी विशेषताएं हैं, आप बता सकते हो काफ़ी सारी विशेषताएं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ तो आपको पता ही हुई होंगी। इतनी बात क्लियर है। आगे थोड़ा सा हम पहुंचते हैं, और अब हम आगे क्या देखेंगे उसको ज़रा आपको याद रखना है। देखो यहाँ तक हमने देखा चीज़ें, तो हमें लगभग 50% चीज़ें आई समझ में कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर थी। ठीक है जी। अब आगे हमने आपसे क्या पूछा, हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना, जो नगर नियोजन की विशेषता थी ये विशेष तरीके से आप याद रखना। जो नगर नियोजन की विशेषता थी, इस नगर नियोजन में क्या होता था, इसमें जो नगर थे वो प्रायः क्या होते थे? 2 भागों में बटे हुए होते थे। यहाँ के नगर प्रायः 2 भागों में बटे हुए होते थे। वो 2 भाग कौन कौन से हैं तो जरा आओ समझो। जैसे हमने माना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नगर रहा होगा, कोई नगर, तो यहाँ पर 2 भागों में बटे हुए होते थे। एक होता था इधर आपका पश्चिमी और उधर होता था आपका पूर्वी। ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। तो जो पूर्वी था यानी जो यहाँ पर लोग बसे हुए होते थे, इन लोगों को हम जनता कहते थे। मतलब कि यहाँ पर क्या था? जनता थी, यहाँ पर जनता रहती थी। और जो पश्चिमी था यहाँ पर गीड, जिसको हम बोलते हैं गीड, या इसी को हम कह लें तो शासक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वह सभ्यता थी जहाँ के नगर 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। पश्चिमी तरफ शासक रहते थे और जो पूर्वी तरफ रहा वहाँ की जनता रहती थी, वहाँ की जनता। तो इसको मैं अभी आगे लिंक करके बताऊंगा कि इसीलिए हम इस तथ्य पर कह सकते हैं कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था, इसीलिए कहेंगे। लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इतनी चीज़ आप समझ गए हो। तो ये हो गई है विशेषता। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कि मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पर व्यापार कैसा था, उद्योग क्या था, यहाँ का मेन पशु क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से आर्थिक स्थिति बताऊं, सिंधु सभ्यता की अगर मैं आपसे आर्थिक स्थिति की बात करता हूं कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो उस बात को समझो। यहाँ आर्थिक स्थिति में मेरे दोस्त जो 80% लोग थे ना, 80% लोग वो किस पर निर्भर थे? कृषि पर निर्भर थे। यानी अगर उनके पास कृषि ना होती तो ये जो सभ्यता की आर्थिक स्थिति थी ये काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाती। और कई बार पेपर में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक विकास है वो लगभग किससे चलता था, किससे चीज़ें वो अपनी जो है वो चलाया करते थे, तो कृषि से चलाया करते थे। ठीक है ना। और यहाँ
पर जो व्यापार की प्रणाली थी, जो व्यापार की प्रणाली थी, उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में मेरे दोस्त ये होता है कि हम वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। आज तो ये नहीं होता है। आज क्या होता है, आज हम अगर किसी से वस्तु लेते हैं तो हम उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? वस्तु के बदले वस्तु। यहाँ के लोगों को, मान लिया यहाँ के लोगों को गाय खरीदनी है, तो वो कहेंगे कि आप गाय खरीद लो, आप हमें गाय दे दो, मैं आपको उसके बदले गेहूँ दे दूँगा। तो इसलिए यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु यहाँ पर दी जाती थी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कृषि में हम बात करते हैं, मुख्यतः कौन कौन सी फसलें थी तो उसको देखेंगे। तो कृषि में सबसे पहले तो हम यहाँ से गेहूँ हमें मिला, गेहूँ के साक्ष्य मिले। गेहूँ के बाद यहाँ हमें ज्वार मिल गया, ठीक बात। ज्वार के बाद हमें यहाँ से कहीं से खजूर के भी क्या साक्ष्य मिले हैं, खरबूजे के भी साक्ष्य मिले हैं। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना। सरसों के साक्ष्य मिले हैं, ये सरसों के साक्ष्य नहीं, और भी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर थी। तो ये हो गई कृषि की बात। अब पशुपालन देखते हैं कि यहाँ का पशुपालन कैसा था। तो जरा पशुपालन को आप समझिए। जो यहाँ का पशुपालन था, तो सबसे ज़्यादा वो क्या चीज़ें पालते थे? तो वो एक तो गाय पालते थे, बकरियाँ पालते थे, है ना। गाय हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गया, तो इन सारी चीज़ों को वो पालते थे। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे ऑप्शन में घोड़ा दे दिया गया, अगर घोड़ा दे दिया गया तो यहाँ की सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं जानते थे। इस बात को याद रखना, यहाँ के पशुपालन में घोड़ा नहीं आता है, इस चीज़ को विशेष याद आपको रखना है। यानी कि गाय था, बकरी था, और भी काफ़ी सारे जानवर थे, बट आपका घोड़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप इसको ऐसे याद करके याद रखोगे। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कहीं भी हमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य हमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको वहाँ पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से मार्शल महोदय को एक क्या हुआ था, एक यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। तो उस चीज़ को ज़रा समझो, क्योंकि वहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था। जो यहाँ से पशुपतिनाथ थे, पशुपतिनाथ, ठीक है ना, ये बोलते हैं, या हम जिसको आदि शिव बोल सकते हैं, इस तरीके से ज़्यादा हम समझ ले। जो आदि शिव की यहाँ से एक हमें क्या मिली है, मूर्ति मिली है। तो इस मूर्ति में कुछ विशेष चीज़ें थी। कौन कौन सी? इस मूर्ति में हमें कुछ जानवर मिले थे। जैसे ये मान लिया आपकी कोई मूर्ति है, ये आपकी कोई मूर्ति है, तो इसके लेफ्ट हैंड इधर आपको गेंडा मिला है और भैंसा, इधर गेंडा और भैंसा की क्या थी, चित्रकारी थी। गेंडा और भैंसा, लेफ्ट साइड गेंडा और भैंसा, राइट साइड आपका क्या था, हाथी था और एक पशु था। नीचे की बात कर लें तो नीचे आपके क्या पाए गए थे, हिरण। नीचे क्या पाए गए थे मेरे दोस्त, हिरण। नीचे हिरण की छवि बनी हुई थी, इधर गेंडा और भैंसा था और इधर हाथी था, साथ में एक कोई और जानवर की चित्र बनी हुई थी, लेकिन वो हमें याद नहीं है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये हम किस तथ्य पर कह सकते हैं, हम किस तथ्य पर कह सकते हैं, तो देखो यहाँ के लोग क्या कहते थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वो लोग कहते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की ही सभ्यता से कुछ लिंक करती है। लेकिन ये जब कुछ सर्वे हुआ, खुदाई हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, और इसी आधार पर पुरातत्व विभाग के जो
हैं लीडर लोग, वो इसीलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक अलग सभ्यता थी, वह कहीं किसी देश से लिखी हुई सभ्यता या मिली हुई सभ्यता नहीं थी। क्योंकि अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर नहीं था। अगर यहाँ मिली होती सभ्यता, वहाँ की सभ्यता यहाँ होती, तो हमें कहीं ना कहीं से मंदिर के साक्ष्य जरूर मिलते। इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये आपके मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। अब एक मैं आपको यहाँ लिस्ट बनाऊंगा, वो लिस्ट आपको जरूर रट्टा मार लेनी है। मेन स्थान और वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा, फिर आपका ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक बात ना। अब देखो हम कुछ विशेष स्थान देखेंगे और वो स्थान किस नदी के किनारे स्थित है उसको देखेंगे, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहला स्थान हम देख लेते हैं हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो हमें यहाँ से अन्न भंडार भी मिला है, यानी जिसको हम क्या कहते थे, विशाल अन्नागार। अन्नागार कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कांस्य दर्पण हमें मिला है, ये भी हड़प्पा से। और R37, अब R37 पता ही क्या है, ये R37 ये कब्रिस्तान था। ये R37 क्या था, कब्रिस्तान था। तो इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या था, इस सभ्यता में दफनाने का रिवाज था। हड़प्पा में लोग क्या करते थे, मरने के बाद लोगों को दफनाते थे, क्योंकि हमें R37 मिला है कब्रिस्तान का, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं। दूसरा आता है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, और यहाँ से हमें क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, कांस्य मूर्ति मिली है। अब देखो ये कई बार पूछा गया है, कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति या इसी को हम बोलते हैं नर्तकी की मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और एक आपको यहाँ से महाविद्यालय भी मिला हुआ है, इसके भी साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तीसरा जो स्थान है वो है लोथल। ये एक बंदरगाह था, और ये कहाँ से, किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ये गुजरात में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। और दूसरी चीज़ यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड का मतलब एक बहुत बड़ा हवन कुंड मिला, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के सारे लोग स्नान करने के बाद एक साथ कोई ना कोई वर्ग करते रहे होंगे। क्यों यहाँ पर इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो गोदीबाड़ा है ना, इस गोदीबाड़ा का मतलब है जो कपल होते थे। कपल का मतलब समझते हो ना, कि यहाँ से मतलब दो लोगों के साथ में, दो लोगों के साथ में गड़ी हुई जो आपकी अस्थियां थी वो मिली हैं दो लोगों के साथ में, इसी को गोदीबाड़ा बोलते हैं। हवन कुंड मतलब साथ में जाते थे तो वहाँ पर पूजा पाठ, इसलिए हवन कुंड हम कहें। और आगे आपको हाथी दांत मिला। हाथी दांत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इस लोथल बंदरगाह से व्यापार होता था हाथी दांत का। ठीक बात ना। चलो आगे आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से हमें चूड़ियाँ मिली हैं। किस रंग की चूड़ियाँ मिली हैं अगर पूछा जाएगा तो काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो खेतों में जुतने के बाद जो आपके निशान होते हैं वो भी यहाँ से पाए गए हैं, और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ठीक है ना। आगे देखो अगला आता है राखी गढ़ी। ये क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं पूछा जाता कि क्या पाया जाता है, क्वेश्चन राखी गढ़ी से ये पूछा जाता है कि अगर सबसे बड़ा कोई स्थल था, सबसे बड़ा स्थल अगर सिंधु सभ्यता का पूछा जाएगा कौन सा था, तो वो था राखी गढ़ी। और ये है कहाँ पर, ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जो कि किस नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे था। यहाँ से विशेषता हमें ताम्र उपकरण मिले हुए हैं। एक आता है चुंदड़ो, ये कहाँ से है, ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से हमको मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है, मनके बनाने का कारखाना। और यहाँ से हमको जो स्त्रियों का श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार जैसे कंघा हो गया, ये भी यहाँ से मिला है। लिपस्टिक यहाँ से मिला है, पाउडर मिला है। यानी जितने भी जो स्त्रियों के बवाल वाले आइटम होते हैं वो सब कहाँ से मिले हैं,
चोंदड़ों से मिले हैं, ठीक है ना, ये सिंधु नदी के किनारे है। अब यहाँ इसका अंत अगर हम माने कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो देखो कई लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है वो मैं बताता हूँ। मार्शल महोदय के अनुसार क्या हुआ, यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद ये पूरी सभ्यता डूब गई है और तब इसका क्या हो गया, अंत हो गया। ये मार्शल महोदय कहते हैं। वैसे हैं तो कई लोग, कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ है। विदेशी आक्रमण वो किस तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता। तो उन लोगों ने इस आधार पर कहा कि विदेशी आक्रमण हुआ। उन्होंने कहा कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया और इनको पूरा विनाश कर दिया और ये क्या हो गई, सभ्यता खत्म हो गई। तो इसको उतना तवज्जो नहीं दी जाती है। माना यही जाता है कि मार्शल महोदय ने जो कहा है कि बाढ़ के बाद ये सभ्यता डूबी, तो इसी को कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की यूपी, देखिए मैं और एग्ज़ाम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं पेट की बात करूँ तो पेट के लिए मोर देन सफिशेंट है। इससे बाहर पेट में सिंधु सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन वो याद रखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता 1921 किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इस सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।